हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, आनुवंशिक तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया। दोस्तों, शायद आपको अगर पता हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने साइकोलॉजी से ये 2 वीडियो बनाए हैं। अभी तक ये तीसरा वीडियो है, तो आज हमारा उसी चैप्टर से कंप्लीट हो रहा है। आज का हमारा चैप्टर जो है उसका चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, तो उसी से हमारा आगे का आज क्लियर हो रहा है। तो उसी से आप देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भाव प्रबोधन या अवधान, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। तो भाव प्रबोधन की दशा किसी भी व्यवहार के मूल में होती है, क्योंकि यह किसी उद्दीपक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। भाव प्रबोधन तथा अवधान ही व्यक्ति को सूचना का प्रक्रमण करने के योग्य बनाता है। भाव प्रबोधन के इष्टतम स्तर के कारण हमारा ध्यान किसी समस्या के प्रासंगिक पक्षों की ओर आकृष्ट होता है। भाव प्रबोधन का बहुत अधिक होना या बहुत कम होना अवधान को बाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब आपको अध्यापक कहते हैं कि अमुक दिन आप सबकी एक परीक्षा ली जाएगी, तो आपका भाव प्रबोधन बढ़ जाता है और आप विशिष्ट अध्यायों पर ध्यान देने लगते हैं। आपका भाव प्रबोधन आपके प्रासंगिक अध्यायों को विषय वस्तु पढ़ाने, दोहराने तथा सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। और साकालिक तथा अनुक्रामिक प्रक्रमण यानी सिमुलेटनस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, तो आप अपने ज्ञान भंडार में सूचनाओं का समाकलन, ठीक है, और सहकालिक अथवा अनुक्रमिक रूप से कर सकते हैं। विभिन्न संप्रत्ययों को समझने के लिए उनके पारस्परिक संबंधों का प्रत्यक्षण करते हुए एक सार्थक प्रतिरूप में समाकलित करते समय सहकालिक प्रक्रमण होता है। उदाहरण के लिए, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेशन यानी आरपीएम परीक्षण में परीक्षार्थी को एक अपूर्ण अभिकल्प या डिजाइन दिखाया जाता है और दिए गए 6 विकल्पों में से चुनना होता है, ठीक है, जिससे अपूर्ण अभिकल्प पूरा हो सके। सहकालिक प्रक्रमण द्वारा अमूर्त चित्रों के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। अनुक्रमिक प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचनाओं को एक के बाद एक क्रम में याद रखना होता है, ताकि एक सूचना को पुनः स्मरण के बाद आपकी सूचना का पुनः स्मरण करा देती है। गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणियों को सीखना आदि अनुक्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण हैं। अब योजना या प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों, तो भी हम जान लेते हैं। तो योजना एक बुद्धि का आवश्यक अभिलक्षण है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। उसके आगे का साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में हमें क्या मिलता है, तो जब किसी सूचना की प्राप्ति और उसके पश्चात उसका प्रक्रमण हो जाता है तो योजना सक्रिय हो जाती है। योजना के कारण हम क्रियाओं को समस्त संभावित विकल्पों के बारे में सोचने लगते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना को कार्यान्वित करते हैं और कार्यान्वयन से उत्पन्न परिणामों की प्रभाविता का मूल्यांकन करते हैं। यदि कोई योजना इष्ट या फलदायक नहीं होती है तो हम कार्य की स्थिति मांग के अनुरूप में उसमें संशोधन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके अध्यापक आपकी परीक्षा लेने वाले हैं तो आपकी योजना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। आप पढ़ने के लिए एक सारणी बना लेते हैं, अध्याय में से कोई समय आने पर उसका स्पष्टीकरण कराते हैं। फिर यदि आपको परीक्षा के लिए नियत अध्याय को समझने में कठिनाई आती है तो आप अन्य मार्ग खोजने लगते हैं। संभव है कि आप अपने अध्ययन का समय बढ़ाकर या किसी मित्र के साथ अध्ययन करके आप अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों परीक्षा वाला है हमारा। और उपर्युक्त में तीनों पास प्रक्रियाएं औपचारिक रूप या पढ़ने लिखने का प्रयोग करने अथवा पर्यावरण अनौपचारिक रूप से, जैसे नकल वकल करना, रूप से संकलित ज्ञान के भंडार पर करती हैं। इन प्रक्रियाओं का स्वरूप अंतःक्रियात्मक तथा गतिशील होता है, ठीक है, और इसके बावजूद अपने स्वतंत्र अस्तित्व, ठीक, तथा विशिष्ट प्रकार्य होते हैं। दास तथा नागलिरी ने एक परीक्षण माला भी विकसित की है, जिसे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। विद्यालयी शिक्षा से अप्रभाविता मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन के लिए इस परीक्षण माला में वाचिक तथा अवाचिक दोनों ही प्रकार के कृत्य रखे गए हैं। यह परीक्षण माला 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्तियों को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन करा सकती है। मापन से प्राप्त परिणामों का उपयोग बच्चों की संज्ञानात्मक न्यूनता या उनकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में किया जा सकता है। यह मॉडल बुद्धि के सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। अब बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या हैं दोस्तों।
मेन टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होता है, बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसी पर हमने कल वीडियो जो है स्टॉप किया था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ लोग दूसरे की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं? तो ऐसा उनकी आनुवंशिकता के कारण होता है अथवा यह पर्यावरणीय कारणों से के प्रभाव से होता है। किसी व्यक्ति के बारे में, इन कारकों के बारे में आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बुद्धि, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया क्या है? तो बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के परिणाम, क्योंकि यह प्रभावों के प्रमाण मुख्य रूप से यमज या जुड़वा तथा दत्तक बच्चों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। साथ साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि 0.90 साबंद पाया गया है। बाल्यावस्था में अलग अलग करके पाले गए जुड़वा बच्चों की बौद्धिक, व्यक्तित्व तथा व्यवहार पारक विशेषताओं से पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 साबंद हैं। साथ साथ पाले गए भ्रात जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.60 साबंद, ठीक है। और साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में 0.50 साबंद तथा अलग अलग पाले गए सहोदरों की बुद्धि में 0.25 साबंद पाया गया है। इस संबंध में अन्य प्रमाण दत्तक बच्चों के उन अध्ययनों से प्राप्त हैं जिनमें यह पाया गया है कि यमज नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जिनमें यह पाया गया कि बच्चों को बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि के स्तर के निकट पहुंच जाता है। सुविधा वंचित परिस्थितियों वाले घरों के जिन बच्चों को उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवार को गोद ले लिया जाता है उनकी बुद्धि प्राप्तांक में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरणीय वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है, जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देती है। सामान्यतः सभी मनोवैज्ञानिक की इस तथ्य पर सहमत है कि बुद्धि आनुवंशिक प्रकृति तथा पर्यावरण पोषण को जटिल अंतःक्रिया का परिमाण होती है। आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की परिसीमाएं तय हो जाती हैं और बुद्धि का विकास उसकी परिसीमन के अंतर्गत पर्यावरण के उपलक्ष्य अवलंबों द्वारा अवसरों द्वारा निर्धारित होता है। अब बुद्धि का मूल्यांकन, तो बुद्धि का मूल्यांकन सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिनेट तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास 1908 में अपनी मापनी संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु, मेंटल एज, जिसे MA बोला जाता है दोस्तों, उसका संप्रत्य दिया, ठीक है। मानसिक आयु के माप का अर्थ है किसी व्यक्ति की बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि बुद्धि परीक्षण उस बच्चे का निष्पादन 5 वर्ष के बच्चों के औसत निष्पादन के बराबर है। बच्चे की कालानुक्रमिक आय, ठीक है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जिसको हम CA बोलते हैं, जन्म CA दोस्तों ये जो है ये साइकोलॉजिकल भाषा में है, ठीक है, जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है। एक तीव्र बुद्धि बच्चे की मानसिक आयु के उसकी कालानुक्रमिक आयु से अधिक होती है, जबकि एक मंद बुद्धि बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो बिनेट तथा साइमन ने बौद्धिक मंदता के रूप में परिभाषित किया है। 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वाइंटेंट IQ का संप्रत्य विकसित किया। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने से उसको 100 से गुणा करने के उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक × 100। गुणा करने में 100 की संख्या का उपयोग दशमलव बिंदु समाप्त करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का कालानुक्रमिक आयु बराबर हो तो बुद्धि लब्धि 100 प्राप्त होती है। यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक प्राप्त होती है। बुद्धि लब्धि 100 से कम उस दशा में प्राप्त होती है जब मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम हो, ठीक है। उदाहरण के लिए एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि 120, ठीक है, यानी 12/10 × 100 होगी।
परंतु उस बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष होती है तथा उसकी बुद्धि 70 यानी 7/10 × 100 होती है। और प्रत्येक आयु स्तर व्यक्तियों की समष्टि औसत बुद्धि लब्धि 100 होती है। जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार वितरित होते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण के मध्यम क्षेत्र में रहते हैं। बहुत कम लोगों के प्राप्तांक बहुत अधिक या बहुत कम होते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि एक आवृत्ति वितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगभग घंटाकार वक्र के सदृश होता है। इस वक्र को सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ऐसा वक्र अपने केंद्रीय मूल्य या माध्य के दोनों ओर सममित आकार का होता है। एक सामान्य वितरण के रूप में बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों के वितरण को चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। इसे आप देख सकते हैं, ये 1.1 है और ये दोस्तों है जनसंख्या बुद्धि में प्राप्त लब्धि प्राप्तांकों का विवरण। अगर इसे चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वैसे जो इसमें लिखा है वो मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक 90 से 110 के बीच होता है उन्हें सामान्य बुद्धि वाले कहा जाता है, और जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है वे बौद्धिक असक्तता से प्रभावित समझे जाते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे साधारण रूपी प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक की व्याख्या 1.1 से की जाती है। देख सकते हैं ये दोस्तों बुद्धि लब्धि वर्ग, इसको हम अभी पढ़ेंगे, सब पहले इसको खत्म कर लें। सभी व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता एक समान नहीं होती। कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ औसत से कम बुद्धि वाले। और कुछ बुद्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग यह है कि इनसे बहुत अधिक या बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। यदि आप तालिका 1.1 को देखें तो जनसंख्या के लगभग 2% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और उतने ही प्रतिशत व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम यानी 70 होती है, उससे कम होती है। और बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो बुद्धि लब्धि वर्ग, वर्णात्मक वर्गनाम और जनसंख्या प्रतिशत, ये 3 कॉलम हैं दोस्तों। और बुद्धि लब्धि वर्ग 130 से अधिक होगा तो वो अतिश्रेष्ठ माना जाएगा। जनसंख्या प्रतिशत 2.2 लोगों की जनसंख्या है इसमें, और 120 से 130 तो वो भी श्रेष्ठ होगा। वो 6.7 लोगों की 6.7% है ये 6%। और 110 से 119 यानी उच्च औसत, ये 16.1% के अवसर में है। और 90 से 109 औसत माने जाते हैं और ये 50% की जनसंख्या प्रतिशत में है। ठीक है, और 80 से 89 निम्न औसत के ये 16.1% पाए जाते हैं। और 70 से 79 तो ये सीमावर्ती माने जाते हैं, ये 6.7% पाए जाते हैं। और 70 से भी कम तो बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं, बहुत बुद्धि में कमजोर होते हैं, तो इनकी संख्या 2.2% है दोस्तों। अब से कम होती है। पहले वर्ग के बौद्धिक रूप प्रतिभाशाली यानी इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कहा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से अशक्त यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं के सामान्य लोगों की अपेक्षा में पर्याप्त भिन्न होते हैं। बुद्धि में विचलन, बौद्धिक न्यूनता किसी जनसंख्या की ओर एक ओर प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बहुत साधारण कौशल से कुछ सीखने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उन्हें बौद्धिक रूप से अशक्त कहा जाता है। बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी यानी MMMD AAMD के अनुसार बौद्धिक अशक्तता से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक प्रकारमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। इस परिभाषा में 3 मूल विशेषताएं हैं। पहली, किसी बौद्धिक को बौद्धिक रूप से अशक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसकी बुद्धि प्रयागात्मक सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनकी बौद्धिक प्रकार्यात्मक सामान्य से पर्याप्त कम समझी जाती है। और दूसरी विशेषता का संबंध अनुकूलन यानी अनुकूलित व्यवहार से न्यूनता से है। अनुकूलित व्यवहार का अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर बनता है और अपने पर्यावरण
से प्रभावी ढंग से अपना समायोजन करता है। तीसरी विशेषता यह है कि बौद्धिक असक्तता व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं जैसे 0 से 18 वर्ष के आयु के मध्य जो होते हैं में दिखाई पड़ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जिन व्यक्तियों को बौद्धिक रूप से अशक्त के समूह में वर्गीकृत किया जाता है उनकी योग्यताओं में भी पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य करना सिखाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता और उन्हें जीवन भर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। आप पहले ही सीख चुके हैं कि किसी जनसंख्या की बुद्धिलब्ध प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। ठीक है, और बुद्धिलब्ध की संख्याएं बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों में भिन्न भिन्न वर्गों में सहायक होती हैं। बौद्धिक अशक्तता के भिन्न वर्ग इस प्रकार हैं। तो निम्न बुद्धिलब्ध 55 से 70 लगभग 70 तो सामान्य होगा। ठीक है, और सामान्य में बुद्धिलब्ध होती है 35 से 40 लगभग 50 से 55 में तीव्र, और बुद्धिलब्ध 20 से 25 लगभग 20 से 25 से लगभग 35 से 40 तो वो अति गंभीर माने जाते हैं। बुद्धिलब्ध इनकी 20 से 25 कम होती। ठीक है, और निम्न आसक्तता वाले व्यक्तियों का विकास यद्यपि अपने समान आयु वाले व्यक्तियों की अपेक्षा धीमा होता है, तो वे स्वतंत्र होकर अपने सभी कार्य कर लेते हैं, कोई नौकरी भी कर सकते हैं और अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। आसक्तता की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है कठिनाइयों को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। सामान्य आसक्तता वाले व्यक्ति के साथ लोगों को ऐसी भाषा के रूप में उपयोग अन्य पेशीय कौशलों को सीखने से पीछे रह जाते हैं। इन्हें अपनी दैनिक देखभाल करने में सरल प्रकार के सामाजिक तथा संप्रेषण कौशलों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, परंतु अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए उन्हें सामान्य पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तीव्र अशक्तता और अति गंभीर अशक्तता वाले व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में अक्षम होते हैं और जीवन भर उनकी लगातार देखभाल करने की आवश्यकता होती है। बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की अन्य विशेषताओं के बारे में अध्याय 4 में कुछ तथ्य और पढ़ेंगे, मतलब आगे की वीडियो में भी आपको ये बताया जाएगा दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पे आपको कोई भी फॉल्स न्यूज़ नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये जो आप पढ़ेंगे वो जीएस से है, तो इसका आप पीडीएफ से दोबारा पढ़ के रिवीजन भी कर सकते हैं इसका। और साइकोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बौद्धिक प्रतिभाशाली तो अपनी उत्कृष्ट संभाव्यताओं के कारण बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निष्पादन श्रेष्ठ प्रकार का होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अध्ययन 1925 में उस समय प्रारंभ हुए जब लेविस टर्मन ने 130 या उससे भी अधिक बुद्धिलब्ध वाले 1500 बच्चों के जीवन का अभिलेख यह जानने के लिए प्रारंभ किया कि बुद्धि व्यावसायिक सफलता और जीवन में समायोजन के साथ किस प्रकार संबंधित होती है। यद्यपि प्रवणता यानी टैलेंट जो होता है तथा प्रतिभा यानी गिफ्टेडनेस शब्दों का समान अर्थों का उपयोग किया जाए, परंतु इन दोनों में अर्थों में भिन्नता होती है। प्रतिभा का अर्थ उस असाधारण सामान्य प्रकार की योग्यता से है जो विस्तृत क्षेत्र में कार्यों के लिए श्रेष्ठ निष्पादन में दिखाई पड़ती है, जबकि प्रवीणता का अर्थ किसी विशिष्ट अथवा संकुचित क्षेत्र जैसे आध्यात्मिक, सामाजिक, सौंदर्यपूर्वक आदि से श्रेष्ठ योग्यता से होता है। अधिक प्रवीण व्यक्तियों को कभी कभी अद्भुत प्रतिभाशाली भी कहा जाता है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक के अनुसार अध्यापक को दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की प्रतिभाशाली उसकी उच्च योग्यता यानी हाई एबिलिटी या उच्च सृजनात्मकता यानी हाई क्रिएटिविटी तथा उच्च प्रतिबद्धता यानी हाई कमिटमेंट ठीक जैसे गुणों पर संयोजन पर निर्भर करती है। प्रतिभाशाली बच्चों में उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता के लक्षण बहुत पहले ही दिखाई पड़ते हैं। शैशव काल तथा पूर्व बाल्यावस्था में ही अधिक अवधान, विस्तृत अच्छी प्रतिभा, विज्ञान, स्मृति, नवीनता के प्रति रुझान, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशीलता तथा भाषा कौशल का शीघ्र प्रकटीकरण दिखाई देने लगता है। प्रतिभाशालिता तथा बहुत अच्छे शैक्षिक तथा अकादमिक निष्पादन को एक समझना सही नहीं है। बहुत श्रेष्ठ
मनोगतिक योग्यता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ी भी प्रतिभाशाली कहे जाएंगे। ठीक है। और प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के पास भिन्न भिन्न क्षमताएं, व्यक्तित्व तथा विशेषताएं होती हैं। और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। क्या क्या होती हैं तो वो हम जान लेते हैं। और पहली होती है उन्नत तार्किक चिंतन, यानी प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या का समाधान की अधिक योग्यता। और दूसरी है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति। तीसरी है सामान्य तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता। चौथी है मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर। पांचवी है अंतर्भूत अभिप्रेरणा तथा आत्मसम्मान का उच्च स्तर। और छठी है दोस्तों स्वतंत्र एवं अनुरूप का चिंतन। और छठी सातवीं दोस्तों क्या है, लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने की वरीयता देना। जैसे आप लोग कभी कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और कोई भी स्टेट लेवल हो या सिविल सर्विस की हो, जैसे उसमें अकेले रहकर अध्ययन करने की वरीयता देना। और प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए किसी परीक्षण पर किया गया निष्पादन ही एकमात्र माप नहीं है। सूचनाओं के बहुत से अन्य स्रोतों जैसे अध्यापकों द्वारा दिया गया निर्णय, विद्यालय में उपलब्धि के अभिलेख और बच्चों के माता पिता के साक्षात्कार, समकक्षियों तथा स्वयं द्वारा किए गए निर्धारण आदि का उपयोग बौद्धिक मूल्यांकन के साथ साथ किया जा सकता है। अपने पूर्ण संभाव्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के नियमित कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा के साथ साथ विशेष ध्यान से भिन्न भिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस शिक्षा में जीवन समृद्धि से संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं जो बालकों के फलद चिंतन, योजना का निर्माण, निर्णयन और संप्रेषण के कौशल को अभिवृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आगे का टॉपिक हमारा रहेगा बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। परीक्षणों को देने की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण तथा समूह परीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। परीक्षण के एकांशों को स्वरूप करके आधार उन्हें शाब्दिक या वाचिक परीक्षण पर तथा निष्पादन परीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें संस्कृत निष्पक्ष तथा संस्कृत अभिनव में इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि परीक्षण किसी सीमा से एक संस्कृत अपेक्षा किसी दूसरी संस्कृत का पक्ष ले रहा हो। अपने उपयोग के आधार या उद्देश्य के आधार पर किसी परीक्षण का चुनाव कर सकते हैं। अब ये दोस्तों व्यक्तित्व तथा समूह बुद्धि परीक्षण जो है ये हमारा वीडियो के अगले वीडियो के टॉपिक रहेगा। ठीक है, तब तक आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी फॉल्स न्यूज़ नहीं दी जाएगी और यूपीएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करवाया जाएगा विद पीडीएफ एंड नोट्स। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप ना लें।